हेलो स्टूडेंट, इंफॉर्मेशन सिस्टम की क्लास का आज ये तीसरा लेक्चर है। आज का जो भी टॉपिक है वो शुरू करने से पहले हम लोग एक बार जो पिछली लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं लेक्चर 1 एंड लेक्चर 2 में, उसके बारे में एक बार रिवीजन करेंगे। उसके बाद फिर हम आज के टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अगर पहले लेक्चर की, तो हमने पहले लेक्चर में हमने बात किया था कि आपका सिस्टम क्या होता है और इसके एलिमेंट्स क्या होते हैं, जिसके बीच में हमने इसके कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह के बारे में भी डिस्कस किया था। तो मैं जस्ट उनकी हेडिंग्स को एक बार आपको वापस से रिवाइज़ करवा देता हूँ और उसके बाद फिर हम लोग आज के टॉपिक की ओर कंटिन्यू करेंगे, ताकि आपका जो लेक्चर्स चल रहे हैं वो आप उसको कोरिलेट कर पाएँ। इन केस जिसने अभी पहले वाले लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो प्लीज़ वो जाके एक बार देखें, ताकि आपको आगे पढ़ने से पहले आप पीछे वाली चीज़ों को कवर अप कर सकें। अदरवाइज़ जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में, आज की क्लास में जो पढ़ने वाले हैं, आपको वो समझने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आ सकती हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं पहले लेक्चर की बात। पहले लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि सिस्टम आपका क्या होता है, जिसके बारे में मैंने बताया था कि सिस्टम क्या होता है। ये स्मॉल छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड या ग्रुप्स में डिवाइडेड एक सब सिस्टम्स होते हैं, जिसको हम कलेक्टिवली एक साथ कोलैबोरेशन में वर्क करा के एक बड़ा सिस्टम तैयार करते हैं, जिससे हम अपने सेंट्रल ऑब्जेक्टिव को अचीव कर पाते हैं। तो सिस्टम के बारे में हमने यही चीज़ें जानी थी, जिसमें हमने ये भी बताया था कि जो मॉड्यूल्स होते हैं ये अपने, हम इनको सब सिस्टम्स या ग्रुप्स भी बोलते हैं, और इनका भी एक कोई स्पेसिफिक टारगेट होता है जिसे इन्हें अचीव करना होता है। कई बार ऐसा भी होता है कि ये अपने टारगेट को अचीव कर पाने में थोड़ी भी इनको दिक्कत आती है, ये नहीं अचीव कर पाते हैं। तो इसके लिए क्या किया जाता है कि हमारे जो अदर इसके साथ, जैसे मैंने बताया कि सिस्टम क्या होता है, इसमें बहुत सारे स्मॉल ग्रुप्स बने होते हैं जो अपना डिफरेंट टास्क परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो होता क्या है कि इसमें हम लोगों ने जब कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ रहे थे सिस्टम की, तो उसमें हमने देखा था कि सेंट्रल ऑब्जेक्टिव जो होता है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है एज़ कम्पेयर टू आपके सब सिस्टम के ऑब्जेक्टिव के। तो वही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि आप जब भी सब सिस्टम के ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं तो उसमें इतनी इंपॉर्टेंस नहीं होती उनकी इन कंपैरिजन टू आपके सेंट्रल ऑब्जेक्टिव की, जो आपके पूरे सिस्टम के ऑब्जेक्टिव होता है। तो उस सिनेरियो में क्या होता है कि आपका अगर एक आधा सिस्टम आपका सही से काम नहीं कर रहा है और उसका जो टारगेट है वो अचीव नहीं हो पा रहा है, तो उसके जो बाकी के साथ वाले सिस्टम होते हैं वो उनको हेल्प करेगा और एज एन इंडिविजुअल जो है उसको वो आगे लेके जाएगा या ऊपर लेके जाएगा, और उसके जो भी फ्लॉज आए हैं उसमें उसको वो दूर कर देगा। यानी कहने का मतलब यही है कि अगर मान लेते हैं आप कोई भी काम कर रहे हैं अपने ग्रुप में या अपने क्लास में, आपको कोई टास्क दिया गया है, एक ग्रुप बनाया गया है, तो उसमें क्या होता है कि अगर मान लेते हैं हम कोई एक ऐसा बच्चा है या कोई आपका ऐसा साथी या फ्रेंड है आपके ग्रुप में जिसकी शायद इंग्लिश थोड़ी अच्छी ना हो, या फिर जो अपनी किसी एक स्किल में वीक हो थोड़ा सा, या पढ़ाई सिंपली मान लेते हैं कि थोड़ा पढ़ाई में वो थोड़ा सा वीक है, तो उसको दिक्कत आती है, इतने अच्छे नंबर वो नहीं स्कोर कर पाता है एज़ कम्पेयर टू आप लोग जो उसके अदर ग्रुप के मेंबर्स हैं। तो हम क्या करने वाले हैं, हम बाकी जितने भी ग्रुप के मेंबर्स हम क्या करेंगे, उसको पढ़ाएंगे, उसको समझाएंगे, जिसकी जो भी चीज़ें एक एक सब्जेक्ट हम उसको क्लियरली बताएंगे, ताकि वो भी कोप अप कर सके अपनी इस प्रॉब्लम से। तो होगा क्या कि हम उसकी एक प्रॉब्लम को दूर करेंगे हम सब मिल के, और एज एन ग्रुप हमारा जो भी मेन ऑब्जेक्टिव होगा हम अच्छे नंबर लाने का, वो हम अचीव कर पाएंगे। उसी तरीके से जब हम एक सिस्टम की भी बात कर रहे होते हैं, तो उसमें जो सब सिस्टम्स होते हैं अगर उनके साथ ऐसे कोई फ्लॉज आते हैं तो हम क्या करते हैं, हम उसको दूर करते हैं मिलके। बाकी जो मॉड्यूल्स होते हैं हम उसको हेल्प करते हैं कोप अप करने में, ठीक है। तो उसी की तरह हम आगे बढ़ते हैं। फिर हमने क्या पढ़ा था सिस्टम में हमने इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी। तो कैरेक्टरिस्टिक्स में हमने क्या क्या देखा था, आपकी इसमें बिहेवियर, स्ट्रक्चर, इंटरडिपेंडेंसी, इंटरकनेक्टिविटी, और सेंट्रल ऑब्जेक्टिव की इंपॉर्टेंस और इंटीग्रेशन, इन सब चीज़ों के बारे में हमने डिस्कस किया था। मैं वापस से इसकी डिटेल्स में नहीं जा रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको इतना बताना चाह रहा हूँ कि आपके जो भी चीज़ें थी ये ओवरव्यू है, और आप अगर नहीं आपने देखा है वीडियो तो एक बार आप पीछे जाके उसको डिटेल में देख सकते हैं। फिर हमने आगे बात की थी कि आपके जो सिस्टम होता है इसके कितने एलिमेंट्स होते हैं और उन एलिमेंट्स का क्या काम होता है। तो मैंने इसके बारे में डायग्राम भी बताया था और आपको एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बताया भी था कि मैं बार बार बच्चों एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू की बात इसी वजह से करता रहता हूँ, क्योंकि आपके पढ़ने का जो मेन मोटिव है वो है एग्ज़ाम्स में अच्छे मार्क्स को स्कोर करना। इसी वजह से मैं बार बार ये एग्ज़ाम का कॉन्सेप्ट बीच में लेके चला आता हूँ कि आप जो भी चीज़ें पढ़ रहे हो या जो भी चीज़ें आपको मैं बताता हूँ वो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है। इसी तरीके से मैं आपको ये भी बताता चलता हूँ कि जो आपके क्वेश्चंस आने वाले हैं एग्ज़ाम में वो किस किस टाइप से पूछे जा सकते हैं, जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि मे बी आपका क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज़ सिस्टम, व्हाट इज़ इट्स एलिमेंट्स एंड डिस्कस इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स।
तो ऐसे भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, या हो सकता है आपको 3 पार्ट में अलग अलग पूछ लें कि राइट शॉर्ट नोट ऑन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिस्टम एंड इट्स एलिमेंट्स एंड गिव अ डिटेल अबाउट सिस्टम। तो ये सारी चीज़ें डिफरेंट भी बन सकती हैं, एक साथ भी पूछी जा सकती हैं, ठीक है। तो इसी हिसाब से मैं क्वेश्चंस बार बार आपको बताता रहता हूँ कि ऐसे ऐसे आपको तैयारी करनी है, ठीक। अब हम आगे बढ़ते हैं, जो मैंने अभी आपको बताया था एलिमेंट्स के बारे में। तो सिस्टम में बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं, मेनली जो आपके होते हैं इनपुट, आउटपुट, प्रोसेस, कंट्रोल, फीडबैक और बाउंड्रीज, इंटरफेस और इन्वायरमेंट। इन सब के बारे में मैंने आपको डिस्कस किया था कि इनपुट क्या होता है, आपका प्रोसेस क्या होता है, आपका कंट्रोल क्या कर रहा होता है और आपका आउटपुट क्या कर रहा होता है, इन्वायरमेंट क्या होता है, बाउंड्रीज एंड इंटरफेसेस क्या होते हैं और इनकी क्या इंपॉर्टेंस है, ये आपस में कैसे इनका कोलैबोरेशन होता है, क्या क्या काम कर रहे होते हैं, ये सारी चीज़ें हमने पिछले क्लास में डिस्कस की थी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम बार बार इस वजह से आपको बताते चल रहे हैं ताकि आप रिलेट कर सकें आज की जो भी लेक्चर होने वाला है उसके साथ, या आज का जो भी टॉपिक होने वाला है। फिर उसके बाद हम अगर आगे देखें तो हमने सेकेंड क्लास में डिस्कस किया था टाइप्स ऑफ सिस्टम, जो एक बहुत बड़ा टॉपिक नहीं था, आपका छोटा सा ही टॉपिक था टाइप्स ऑफ सिस्टम, जिसमें हमने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की थी, जैसे कि आपका ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, फिजिकल सिस्टम और एब्स्ट्रैक्ट सिस्टम, मैन मेड सिस्टम। तो ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी, जिसमें से मैंने आपको बताया था कि आपका जो भी मैन मेड इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है, ये आजकल के ज़माने मतलब आजकल की मॉडर्न वर्ल्ड में ट्रेंड में है, यही सारी चीज़ें आप यूज़ में ले आ रहे होते हो। तो इन सब चीज़ों के बारे में जानना आपको बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्या होता है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो जनरली आपका ये जनरली आपका जो ये पूछा जाता है वो यही पूछा जाता है मैन मेड इंफॉर्मेशन सिस्टम। और MIS जो मैंने बोला अभी, MIS भी एक आपका मैन मेड इंफॉर्मेशन सिस्टम ही है, जिसमें आप बहुत सारी चीज़ें पढ़ने वाले हो, जैसे आपका TPS वगैरह आता है इसमें। तो यही सारी चीज़ें आपको भी आगे पढ़नी है, काफ़ी डिटेल में पढ़नी है। तो इसी वजह से मैं बार बार डिस्कस कर रहा हूँ कि आपका जो मैन मेड इंफॉर्मेशन सिस्टम ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके 3 आपने सब पार्ट्स भी पढ़े थे, जिसमें आपने फॉर्मल, इनफॉर्मल और कंप्यूटर बेस्ड पढ़ रखा था। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं आपकी कि आपको ये सारी चीज़ें पढ़ने पड़ेंगी और इन डिटेल जब आपका एग्ज़ाम है, जैसे कि अगर पेपर के तरीके से अगर मैं बात करता हूँ, इन केस आपका पूछा जाता है कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ सिस्टम, तो आपको क्या है, आपको सारी चीज़ें बतानी। अब मैं एक सिनेरियो और बताता हूँ, इन केस आपको कभी कोई इन तीनों में से एक आपको अच्छे से नहीं आता, मैं बार बार इसी वजह से कह रहा हूँ कि मैन मेड इंफॉर्मेशन सिस्टम आप ज़रूर अच्छे से पढ़िएगा, ये ज़रूर आता है एग्ज़ाम में, या इसका कोई ना कोई पार्ट ज़रूर मिलेगा आपको एग्ज़ाम में, चाहे शॉर्ट में चाहे लॉन्ग में, ठीक है। तो इसी वजह से मैं आपसे कह रहा हूँ कि मैन मेड इंफॉर्मेशन सिस्टम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। बाकी भी दोनों इंपॉर्टेंट है, जो आपका फिजिकल एब्स्ट्रैक्ट है, ओपन एंड क्लोज है। तो होता क्या है, जैसे मैंने बताया कि क्वेश्चन आता है डिफाइन टाइप्स ऑफ सिस्टम, तो आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले मैंने जैसे बताया कि आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पे भी ध्यान देना होता है। कि अगर मान लीजिए आपने टाइप्स ऑफ सिस्टम लिखा, तो आप सिंपली क्या कर सकते हो, वन बिलो दी अदर आप 1 बाई 1 लिख सकते हो कि हाँ ये फिजिकल एब्स्ट्रैक्ट सिस्टम हो गया, उसके नीचे आपने लिखा ओपन क्लोज हो गया, फिर मैन मेड इंफॉर्मेशन सिस्टम हो गया, ठीक है। ये चलिए ठीक है, ये तो जनरल तरीका है। फिर आपको मैंने बताया था क्लास में कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नंबर पाने के लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना पड़ेगा। तो वो क्या करना है, मतलब मैं ये भी नहीं कह रहा कि आप कुछ एकदम अपनी कॉपी को रंग बिरंगा बना के आ जाए, उसमें फूल पत्तियाँ, मेरा कहने का सिर्फ इतना मतलब है, अगर आपने ये चीज़ें लिखी हैं तो आप क्या करिए, इसको एक ग्राफिकल फॉर्मेट में डालिए। आप एक सर्किल बनाइए, उसके अंदर लिखिए टाइप्स ऑफ सिस्टम, उसके 3 और स्क्वायर बॉक्सेस बना दीजिए, फिर उसके अंदर आप लिख लीजिए एब्स्ट्रैक्ट, फिजिकल सिस्टम, उसके बाद आप लिख लीजिए आपका मैन मेड इंफॉर्मेशन सिस्टम, उसके बाद आप लिख दीजिए उसमें आपका ओपन और क्लोज सिस्टम। तो इससे कुछ होने नहीं वाला है, उसी चीज़ को एक अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे होते हो। तो एग्जामिनर का क्या होता है कि वो देखता है, उसको ज़्यादा पढ़ना नहीं पड़ता, उसने देखा कि हाँ ये चीज़ें आपने लिखी, वेल बच्चे ने अच्छा रिप्रेजेंट किया, इसको अच्छे मार्क्स देते हैं। तो ये होता है नंबर लाने का भी तरीका, आपको कंटेंट आना भी ज़रूरी है और उसको रिप्रेजेंट करना भी ज़रूरी है। फिर हम डिस्कस करते हैं आपके एक बार फिजिकल और एब्स्ट्रैक्ट सिस्टम के बारे में, और उसके बाद फिर ओपन क्लोज सिस्टम के बारे में, और उसके बाद फिर हम डिस्कस करने वाले हैं एक बार आपके मैन मेड इंफॉर्मेशन सिस्टम के बारे में। जस्ट ओवरव्यू है आपका। पहली चीज़ तो आपके फिजिकल सिस्टम, जिसको आप टच कर सकते हो, फील कर सकते हो। उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट सिस्टम की हम बात करते हैं। एब्स्ट्रैक्ट सिस्टम में आपका क्या होता है, आपका जो नॉन टेंजिबल हो, यानी कि वो कंसेप्चुअल बेस हो, ठीक है, जिसे आप देख नहीं सकते, सिर्फ वो कॉन्सेप्ट में, जैसे आपके फॉर्मूलेज वगैरह हो जाते हैं, आप उसको सिर्फ देख सकते हो बट उसको टच या फील नहीं कर सकते हो, बस आप उसमें यूज़ में ला सकते हो आपका।
फिर उसी तरीके से आता है आपका ओपन एंड क्लोज सिस्टम। जैसे मैंने आपके एलिमेंट्स की अभी बात की बताई थी, तो जो एक इन्वायरमेंट की बात मैंने की थी, तो इन्वायरमेंट में क्या होता है कि अगर मान लीजिए आपका जो सिस्टम है वो बाहर से इनपुट लेता है आउट ऑफ द इन्वायरमेंट और फिर वहीं पे वो आउटपुट भी दे रहा होता है, तो उसे हम ओपन सिस्टम कहते हैं। सिंपल सा बात है कि इंटरेक्शन होना, बाहर की किसी भी चीज़ का इंटरफेरेंस होना आपके सिस्टम में और या फिर उसके प्रोसेसिंग में, उसे हम क्या कहते हैं, ओपन सिस्टम कहते हैं। क्लोज सिस्टम का मतलब होता है वो आउटर वर्ल्ड से क्या होता है, वो आइसोलेटेड होता है। मैंने ये आपको बताया भी था लास्ट लेक्चर में कि जो आपके ये सिस्टम होते हैं क्लोज सिस्टम, ये एक्चुअली रियलिटी में ज़्यादा एग्जिस्ट नहीं करते, ये आपको जल्दी देखने को नहीं मिलने वाले। तो होता क्या है कि ये सिर्फ एक कॉन्सेप्ट है, तो बताया गया है आपको, जो आजकल यूज़ में नहीं आता है, क्योंकि जो रियल आपके ये ऐसे सिस्टम होते हैं क्लोज सिस्टम, इनकी कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है। और आप जानते हैं कि आजकल के टाइम में फ्लेक्सिबिलिटी होना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि इतने कॉन्टीन्यूसली चेंजेस आते रहते हैं यूज़र्स की डिमांड वगैरह में, कि अगर कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा डायनेमिक नहीं है, वो स्टैटिक है, तो ज़्यादा देर तक वो विथस्टैंड नहीं कर पाएगी मार्केट में। फिर आता है आपका मैन मेड इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो मैन मेड इंफॉर्मेशन सिस्टम का मतलब होता है हर वो सिस्टम जो इंसानों द्वारा या ह्यूमन बीइंग द्वारा बनाया गया। और आप सब जानते हैं कि अगर नेचर वाली चीज़ें छोड़ दी जाए तो ज़्यादातर जो सिस्टम है वो ह्यूमन बीइंग ने ही बनाए हैं। तो जैसे कि आपके कंप्यूटर बेस्ड हो गया, फॉर्मल इनफॉर्मल हो गया। आप फॉर्मल की बात करते हैं, हम फॉर्मल सिस्टम का मतलब हो गया आपका, या फॉर्मल इन्फॉर्मेशन सिस्टम का बात अगर हम कर रहे हैं, तो उसमें होता क्या, जो टॉप लेवल, यानी कि मैंने आपको 3 लेवल भी बता रखे थे कि आपका स्ट्रैटेजिक लेवल होता है, फिर मैनेजमेंट लेवल होता है, फिर आपका ऑपरेशनल लेवल होता है। तो स्ट्रैटेजिक लेवल में आप क्या होता है, जो वहाँ से डेटा फ्लो होता है नीचे की तरफ, वो क्या होता है, एक मेमो के फॉर्म में होता है या एक स्पेसिफिक फॉर्मेट के फॉर्म में हो रहा होता है। ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, आपका उसे कहते हैं फॉर्मल इंफॉर्मेशन सिस्टम। उसके बाद हम नीचे आते हैं इनफॉर्मल इंफॉर्मेशन सिस्टम। इसमें क्या होता है, जो आप विद इन कलीग, मतलब इंट्रा कलीग जो आप बातें कर रहे होते हैं, मतलब आप अपने एम्प्लॉयज़ और एम्प्लॉयज़ के बीच में जो भी टॉक्स हो रही होती हैं, वो एक इनफॉर्मल वे में होती हैं, जैसे आप जनरली अपने फैमिली मेम्बर से, अपने फ्रेंड या भाइयों से बात करते हो। फिर आता है हम कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम। अच्छा, कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम जो आजकल ट्रेंड में कि सारी चीज़ें वहाँ पे कंप्यूटर के थ्रू हो रही होंगी, सारा मैनेजमेंट, सारा डेटा, सारा रिट्रीवल क्या हो रहा होगा, एक डेटाबेस में होगा और वहीं से डेटा फेच हो रहा होगा, वहीं पे प्रोसेसिंग हो रही होगी। ठीक है, तो ये हो गया आपका कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये था आज के, मतलब ये ओवरव्यू था, समराइज था 1 और 2 लेक्चर का। अब हम आज देखते हैं कि आज हमारे लेक्चर कौन सा होने वाला। आज छोटा सा ही टॉपिक है आज का भी। तो आज का हमारा टॉपिक होना है सिस्टम मॉडल्स। सिस्टम मॉडल में आपका ज़्यादा नहीं है, 2 या 3 हैं आपका, जो आपको मैं आपको एक ब्रीफ दे रहा हूँ और आपको बहुत ईज़िली समझ में आ जाता है। एग्ज़ाम में ये पूछा जा सकता है शॉर्ट में, या फिर लॉन्ग में भी अगर पूछा जाएगा तो 4 या 5 मार्क्स में से ऊपर नहीं पूछा जाएगा, बट लेकिन ये इस कोर्स में है तो आपको पढ़ना है। तो सबसे पहले सिस्टम मॉडल्स। तो सिस्टम मॉडल्स भी 2 तरीके के होते हैं, आपका एक स्कीमेटिक मॉडल हो गया और एक हो गया फ्लो सिस्टम मॉडल हो गया। ठीक है, तो इस सिस्टम मॉडल्स में पहले जो है स्कीमेटिक मॉडल की अगर हम बात करते हैं, इसमें देखिए 2 पॉइंट है। पहला पॉइंट क्या था, अ स्कीमेटिक मॉडल इज़ अ 2D चार्ट दैट शोज सिस्टम एलिमेंट्स एंड देयर लिंकेज। तो कहने का मतलब है आपका जो भी आपका स्कीमेटिक मॉडल होता है, ये 2D चार्ट होता है। जैसे कि आप कोई भी पिक्चर है, कोई भी आप साइंस में अपना बनाते हो, कोई डायग्राम बनाते हो आप जब अपने साइंस के सब्जेक्ट में, तो क्या होता है उसमें बहुत डिफरेंट आपके पार्ट्स होते हैं और उनको क्रॉस लिंक किए होते हैं। तो यही होता है आपका एक तरीके से स्कीमेटिक डायग्राम, जो आपका पहला पॉइंट कह रहा है। दूसरा पॉइंट है डिफरेंट एरोज आर यूज टू शो इन्फॉर्मेशन फ्लो, मटीरियल फ्लो एंड इन्फॉर्मेशन फीडबैक। तो कहने का मतलब है कि अगर एक तरीके से एग्जांपल देखा जाए तो क्या होता है, अगर आपने कभी हार्ट वगैरह का अगर आपने बायोलॉजी में बनाया हो डायग्राम, या किसी और में भी बनाया रखा हो डायग्राम, या अभी जो हम लोगों ने पीछे एक पढ़ के आए हैं सिस्टम एलिमेंट्स, उसमें भी आपने देखा होगा डिफरेंट हमने एक ब्लॉक्स बना रखे, तो उसके अंदर इनपुट आउटपुट प्रोसेस वगैरह लिख रखा था और उनको एक एरो से रिप्रेजेंट किया था। तो ये जो एरोज़ वगैरह रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है, ये भी स्कीमेटिक मॉडल में आता है, जो फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन, मटेरियल और डेटा और फीडबैक वगैरह शो करता है विद इन आपके जो मॉड्यूल्स होते हैं। जितने मॉड्यूल्स का मेरा मतलब है जो इनपुट आउटपुट ये सब होता है, इनमें कैसे ये कनेक्टेड है और कैसे इनमें फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन या मटेरियल हो रहा है। फिर आते हैं फ्लो सिस्टम मॉडल। इसका देखिए पहला पॉइंट कहता है, फ्लो सिस्टम मॉडल शोज द ऑर्डरली फ्लो ऑफ मटेरियल, एनर्जी एंड इन्फॉर्मेशन दैट होल्ड द सिस्टम टुगेदर। तो देखिए इसमें और ऊपर वाले में डिफरेंस यही है कि आपका इसमें जो भी होता है ये एग्जैक्टली ब्लूप्रिंट होता है आपके जो ओरिजिनल या रियल सिस्टम होता है। तो इसमें आपको हर एक चीज़ इसमें हमें ड्रॉ करनी पड़ती है, कौन सा मतलब ये उससे एक और ऊपर लेवल का है, जिसमें आपको सारी चीज़ें क्या होती हैं, आपको एक या कह लीजिए जिसमें कभी कभी 3D आपका एक बना के भी चेक किया जाता है, प्रोटोटाइप भी बना के चेक किया जाता है कि जो भी आप सिस्टम डेवलप करने वाले हो क्या वो फिजिबल है, क्या वो डिज़ायर आउटपुट दे पा रहा है कि नहीं दे पा रहा है।
ठीक है। तो ये वही होता है, इसमें सारे के सारे समझ लीजिए ये एक स्मॉल समझ लीजिए एक ऐसा सिस्टम होता है जो आपके रियल सिस्टम से काफ़ी ज़्यादा मैच करता है। ठीक है, तो बस ये होता है कि हम एक प्रोटोटाइप इसमें तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए हम सिर्फ इस वजह से तैयार करते हैं ताकि लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन होने से पहले हम इसके जो भी फ्लॉज होने वाली हैं वो इसी स्मॉल सिस्टम पे परख के उसको दूर कर सकें। फिर आता है सेकेंड पॉइंट, प्रोग्राम इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक, जिसे हम PERT भी कहते हैं, जो आगे शायद अभी आप अगले यूनिट में पढ़ने भी वाले हो। ठीक है, इसका काम होता है कि ये आपका जो भी आपका रियल सिस्टम होने वाला है उसको क्या कहता है, ये इवैल्यूएट करता है। इवैल्यूएट जैसे मैंने भी बताया कि उसमें कोई फ्लॉज या कुछ इसमें अगर एरर है तो उसको क्या करेगा, ये देखेगा, चेक करेगा, उसको ट्रैक करेगा और उसको क्या करेगा, दूर करने की कोशिश करेगा, ताकि हमारा जो सिस्टम है वो डिज़ायर्ड आउटपुट क्रिएट कर सके या डिज़ायर्ड आउटपुट हमें दे सके। फिर हम आगे बढ़ते हैं, हमारा सिस्टम मॉडल कंटिन्यूड हो रहा है, वो है आपका दूसरा स्टैटिक सिस्टम मॉडल, दूसरा है डायनेमिक सिस्टम मॉडल। ठीक है, तो स्टैटिक सिस्टम मॉडल क्या कहता है आपका, स्टैटिक सिस्टम मॉडल नाम से आपको पता है, अगर आपने पहले पढ़ा हो तो कुछ स्टैटिक डेटा टाइप होते हैं। स्टैटिक डेटा टाइप का मेरा मतलब यही है, आप जानते हो कि अगर आपने प्रोग्रामिंग वगैरह पीछे कर रखी तो आपको पता है स्टैटिक का मतलब होता है कोई ऐसी चीज़ जो चेंज नहीं होती है टाइम के हिसाब से, आपने वंस डिक्लेयर कर दी तो वो वैसे ही रहने वाली है। ठीक है, तो स्टैटिक सिस्टम का मॉडल मतलब सीधा से यही होता है कि आपका जो भी चीज़ आप एक बार बना दोगे वही रहेगा, आप उसको चेंज नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो पहला पॉइंट ये कहता है दे रिप्रेजेंट वन पेयर ऑफ रिलेशनशिप सच एज एक्टिविटी, टाइम और कॉस्ट क्वांटिटी। तो कहने का मतलब जो आपका स्टैटिक मॉडल होता है ये एक ऐसा मॉडल है जिसमें कोई भी चीज़ बार बार चेंज नहीं होती है, वंस डिक्लेयर्ड वो सेम रहने वाली है। इन्होंने देखिए एग्जांपल दे रखा है एक्टिविटी टाइम, मतलब कि आपका जो भी काम है वो किस हिसाब से, अगर मान लीजिए आपका जैसे वर्किंग डेज 5 है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में तो 5 रहना है, तो आपकी जो सैलरी होगी वो 5 डेज़ के हिसाब से बनने वाली। कॉस्ट एंड क्वांटिटी जाहिर सी बात है, अगर आप 10 रुपये दोगे तो आपको जो सामान मिलना है वो 10 रुपये वाला मिलेगा। मान लीजिए आप एक बिस्किट लेने गए हैं वो 5 रुपये का है, तो आपने क्या किया, अगर आप 10 रुपये लेके जाओगे आपको 2 पैकेट बिस्किट मिलने वाला है, आपको 20 रुपये लेके जाओगे तो आपको 4 पैकेट मिलने वाला है। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, चीज़ें फिक्स होती हैं कि इस टाइम में ये चीज़ होगी। ठीक है, तो रिलेट होती हैं चीज़ें कि अगर जैसे कि यहाँ रिलेशन किसका है, एक्टिविटी और टाइम का है, कि एक टाइम ड्यूरेशन में इतनी सारी एक्टिविटीज़ परफॉर्म हो सकती है, उसी हिसाब से पैसे और मतलब कॉस्ट और क्वांटिटी का है। दैट मीन जितना ज़्यादा आप कॉस्ट पे करोगे उतनी ज़्यादा आपको क्वांटिटी मिलेगी। तो ये क्या होता है, रिलेशनशिप होता है इसमें। सेकेंड पॉइंट कहता है द गैंट चार्ट फॉर एग्जाम्पल गिव्स अ स्टैटिक पिक्चर ऑफ एन एक्टिविटी टाइम रिलेशनशिप। तो एक गैंट चार्ट आपका कॉन्सेप्ट है जो आप अभी आके पढ़ने वाले हो, जिसमें आपका ये एक तरीके से आपका समझ लीजिए एक चार्ट होता है जिसमें आपके या फिर आपका एक चार्ट होता है जिसमें 2 लाइन्स होती हैं, एक हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, जिसमें एक में एक्टिविटी रिप्रेजेंट होती है, एक टाइम रिप्रेजेंट होता है। फिर हम उसका क्या बनाते हैं, एक डायग्राम बनाते हैं जो शो करता है इन दोनों के बीच का रिलेशन, कि कैसे कैसे टाइम चेंज होता है, उसी के हिसाब से कैसे कैसे एक्टिविटीज़ चेंज हो रही होती है, कैसे कैसे वेरिएशन आती है इसमें। फिर आता है आपका डायनेमिक सिस्टम मॉडल। तो जाहिर सी बात है, जैसे मैंने भी बताया, डायनेमिक होने का मतलब है किसी भी सिस्टम का कि वो अकॉर्डिंग टू नीड चेंज हो सके, उसी को हम कहते हैं डायनेमिक सिस्टम मॉडल। और आजकल जितने भी सिस्टम्स बनाए जाते हैं वो ज़्यादातर डायनेमिक होते हैं, क्योंकि हमारा जो भी वर्ड है या जो भी हम जहाँ पे हमारा बिज़नेस इस्टेब्लिश्ड है वो ऐसी जगह है जहाँ पे कॉन्टीन्यूसली यूज़र की डिमांड जो है वो फ्लैक्चुएट होती रहती। फ्लैक्चुएट से मेरा मतलब वो चेंज होती रहती। तो अगर हमारा जो भी सिस्टम है वो डायनेमिक नहीं है तो हमारा जो भी ऑर्गेनाइजेशन या बिज़नेस है वो काफ़ी देर तक स्टैंड नहीं कर पाएगा मार्केट में। ठीक है, या फिर अदर कॉम्पिटिटर्स के कंपैरिजन में। ठीक है, तो वही आपका पहला पॉइंट लिखा हुआ है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस आर डायनेमिक सिस्टम्स। अ डायनेमिक्स मॉडल्स अप्रोक्सीमेट्स द टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और एप्लीकेशन दैट एनालिस्ट डील विथ। कहने का मतलब यही है कि डायनेमिक सिस्टम इसी वजह से बनाया जाता है ताकि वो स्टैंड कर पाए आने वाले फ्यूचर जनरेशन में, और उसमें स्पेसिफिक चेंजेस लाके हम उसको और फ्यूचर प्रूफ बना सकें। ठीक है, तो इसमें यही होता है कि कॉन्टीन्यूसली चेंजेस आते रहते हैं अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द यूज़र। सेकेंड पॉइंट कहता है इट शोज़ एन ऑन गोइंग कॉन्स्टेंटली चेंजिंग स्टेटस ऑफ सिस्टम। तो इनका कहने का मतलब यही है, जो सिस्टम है उसका स्टेटस कैसे कैसे चेंज हो रहा है ये भी दिखाता है ये डायनेमिक सिस्टम मॉडल। तो पहला है आपका, देखिए मॉडल की हम जब भी बात करते हैं तो हम एक्चुअल में सिस्टम की बात नहीं कर रहे होते, हम उसके जो कॉन्सेप्ट होते हैं हम सिर्फ उसकी बात कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे ये बहुत क्लियरली आप समझिए कि ये एक तरीके से सिर्फ मॉडल का कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, ब्लूप्रिंट कह लीजिए होता है, जिसको हम एक कंसेप्ट बेस पे बात कर रहे हैं। फिर देखिए लिखा हुआ है लास्ट में आपका जो वाइट लाइन्स में वाइट कलर में लिखा हुआ है डायनेमिक सिस्टम की सेकंड पॉइंट के सब जो पॉइंट हैं,
उसमें है पहला इनपुट दैट एंटर्स द सिस्टम। अभी देखना है कि इट शोज एन ऑनगोइंग, मतलब कहने का जो डायनेमिक सिस्टम मॉडल वो करता क्या क्या है, उसके क्या क्या एक्टिविटीज़ हैं। पहला तो यही इनपुट्स दैट एंटर, इसका भी ट्रैक रखता है या इसका स्टेटस कैसे कैसे चेंज हो रहा है या कैसे कैसे इसको इनपुट मिल रहा है। फिर है द प्रोसेसर थ्रू विच द ट्रांसफॉर्मेशन टेक प्लेस। अब प्रोसेसर में जो भी ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है इनपुट का आउटपुट में, वहाँ पे जो भी टास्क होता है, जो भी एक्टिविटीज़ होती है, वो डिपेंड करती हैं कि आपका आउटपुट कैसा चाहिए। जैसे जैसे आपके आउटपुट की स्पेसिफिकेशन चेंज होगी वैसे वैसे यहाँ पे प्रोसेसर के मतलब जो प्रोसेसर के अंदर चीज़ें हो रही होंगी, एक्टिविटीज़ हो रही होंगी, वो भी चेंज होंगी। थर्ड पॉइंट है द प्रोग्राम्स रिक्वायर्ड फॉर प्रोसेसिंग। अब उसको कुछ कमांड भी चाहिए होगा प्रोसेसिंग के लिए, तो वो कहाँ से मिलता है, कंट्रोलर से, तो वो भी यहाँ थर्ड पॉइंट में इसका भी ट्रैक रखने वाला है। लास्ट में द आउटपुट दैट रिजल्ट फ्रॉम प्रोसेसिंग, अभी जो आपका आउटपुट आने वाला है उसको भी ये ट्रैक करता है और उसका भी ट्रैक रखेगा। ठीक है, उसके बाद फिर हम देखते हैं कि आगे हमारे पास क्या है। तो ये इतनी चीज़ें हैं जो हमने अभी अभी पढ़ी हैं, और आगे भी अगर कुछ है तो हम उसको पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो उससे पढ़ने से पहले अब आज के टॉपिक में आपका सिर्फ इतना ही चीज़ होने वाला था कि ये 3 चीज़ें आपने पढ़ी, और आपको ये काफ़ी छोटा टॉपिक है, जैसे मैंने बताया एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये कुछ इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हम कोई चीज़ छोड़ नहीं सकते। ये शॉर्ट में पूछा जा सकता है बहुत ईजिली, क्योंकि अगर टॉपिक छोटा है तो शॉर्ट में पूछना आसान भी होता है। लॉन्ग टॉपिक को शॉर्ट में पूछना आसान नहीं होता है, क्योंकि उसका एक मे बी जो टॉपिक पूछा जाए वो इनकम्प्लीट हो, उसको लॉन्ग में ही एक्सप्लेन किया जा सकता है। तो इसी वजह से ये जो टॉपिक है मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि ये शॉर्ट में आने का ज़्यादा चांस है, और अगर लॉन्ग में भी आता है तो ये किसी सब पार्ट में आएगा। ठीक है, तो इसी वजह से इसको आप क्लियरली आप पढ़ लीजिए। मैंने जो भी आपको बताई ये इसके लिए इनफ है, और इसको एक बार आप पढ़ लीजिएगा। और फिर हमारा जो भी नेक्स्ट लेक्चर होने वाला है उसमें हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। और इस लेक्चर के बारे में अगर आपको कोई भी डाउट है इस लेक्चर को लेके, या कोई भी चीज़ में आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो प्लीज़ आप व्हाट्सएप पे हम लोगों को इन्फॉर्म करिए, ताकि हमारा जो एक इसका डेडिकेटेड वीडियो बनाया जा सके और आपकी जो भी ये क्वेरीज़ हैं वो दूर की जा सके। तो आज की क्लास बच्चों यहीं ख़त्म होती है। होपफुली जो भी आपको आज क्लास में समझाया गया वो आपको समझ में आएगा। थैंक यू।